हेलो। जी सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। के गुरावा जी। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ जी। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मैंने डिप्लोमा किया 1 ईयर का। इसके पश्चात सर मैंने लाइब्रेरी साइंस के ये आपकी चलिए, गरिमा सिंह। गरिमा सिंह। ओके। जयप्रकाश जी। जी सर। प्राणी शास्त्र से संस्कृत जटिल संकट द्विवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट से पूर्ण किया है। ओके। उसके बाद मैंने बीएड किया। जी। सर मैं बताना चाहता हूँ वर्तमान में मैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में विगत 15 वर्षों से जीव विज्ञान शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी। जी चलिए, नेक्स्ट धर्मेंद्र शाक्य जी। से ही की हूँ। इसके पश्चात मैंने सर स्नातकोत्तर की पढ़ाई जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल से पूरी की है। सर मैं मार्च 2016 से भोपाल के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय से में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर कार्य कर रही हूँ और सर 2023 में मैंने अपनी मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। ओके। और कोमल पाटीदार जी। Good evening, sir. गुड My इवनिंग। name is Komal Patidar and I am from Shajapur district. I have completed my graduation from Maharani Lakshmibai Girls College, Bhopal and post
semester in 2023 and currently I am pursuing PhD in zoology from Devi Angle Vishwavidyalaya, Indore. Okay. Next, Poonam. Poonam. पूनम जी। हाँ सर, हेलो। जी पूनम जी। हेलो। जी जी जी। जिले के अग्रणी महाविद्यालय ओके 2000 में मैंने अपना एमपी सेट एग्जाम क्वालिफाई किया। वर्तमान में मैं सोनपुर जिले के आदर्श कन्या महाविद्यालय अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ तथा मैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से 2022 से शोध कार्य भी कर रही हूँ। ओके। चलिए सभी लोग ध्यान रखें कि इंट्रोडक्शन देते समय अपना कैमरा ऑन कर लिया करें। जी सर। चलिए नेक्स्ट भावना पाठक जी। भावना पाठक जी। फरीदा जी। फरीदा जी। ट्रैवल में हूँ। अच्छा अच्छा। सर मैं ट्रैवल में हूँ, कोई बात मैं जी जी। कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके ठीक है ठीक। चलिए नेक्स्ट। सर मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जी दीजिए। गुड इवनिंग सर मेरा नाम फरीदा है। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने 10th स्टैंडर्ड कश्यप विद्यापीठ पदनावर से किया है। 12th स्टैंडर्ड मेरा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंदौर से हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल इंदौर में गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज से हुआ है और पीएचडी मेरा मालवांचल यूनिवर्सिटी से है। 3 वर्ष मैंने अतिथि विद्वान के रूप में पढ़ाया है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज में और प्रेजेंटली मैं ऑनलाइन CSIR की क्लासेस लेती हूँ। ओके चलिए। संतोष पांडे जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। मैं मूलतः रीवा जिले के सिमरिया तहसील का निवासी हूँ। मैंने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी दोनों शासकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरिया से उत्तीर्ण किया है। मैंने स्नातक BSc में आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सिमरिया से उत्तीर्ण किया है। मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी विषय से अवधेश प्रताप सिंह विद्यालय से उत्तीर्ण किया है। मैंने B.Ed टाटा कॉलेज सीधी से सन 2017 में उत्तीर्ण किया है। मैंने सेट 2023 में क्वालिफाई किया है। 19 दिसंबर 2016 को मैंने मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर ज्वाइन किया। यहाँ पे मैंने 6 वर्ष कार्य किया। तदुपरांत मैं 28 जून 2022 से स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक बायोलॉजी विषय पे कार्य कर रहा हूँ। मेरी रुचि शैक्षणिक कार्यों में है और वर्तमान में आपके समक्ष इस साक्षात्कार हेतु उपस्थित हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। सरस्वती जी। जी सर। जी कैमरा ऑन कर लीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रसूता मुझे है। मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग महर्षि विद्या मंदिर खरगोन डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। मेरा ग्रेजुएशन वेटनरी साइंस से हुआ है और मेरा जो कॉलेज था वो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री मॉक्स से हुआ है जो कि नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के अंतर्गत आती है। और मैंने अपना आई हैव आल्सो वर्कड इन वन वेटनरी यूनिट। मैंने 10 महीने काम किया है शिगांव माखन डिस्ट्रिक्ट, शिगांव माखन खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। थैंक यू सर। ओके ओके। प्रीति जी। विपिन मिश्रा जी। सर मैं अभी मैं बाद में देता हूँ। ओके चलिए। हाँ प्रीति जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। और मेरा नाम सर प्रीति देशवाल है और मेरा नाम प्रीति है। मेरा रोल नंबर
पीएचडी अपनी शिवाजी यूनिवर्सिटी से पूरी की है। ओके, और उसके साथ मेरी हाईएस्ट अचीवमेंट रही है सर, 4 टाइम ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन रहा है जूडो में, 1 टाइम कबड्डी में पार्टिसिपेशन रहा है और 1 टाइम हैंडबॉल में पार्टिसिपेशन रहा है और 1 टाइम सीनियर नेशनल में और फर्स्ट पोजीशन रही है। ओके। देखिए, ये तो यानी कि हर किसी से एक क्वेश्चन बनता ही है कि आप यानी कि इस स्पोर्ट्स के लिए क्यों आना चाहते हैं, यानी कि आपको अपनी क्वालिटी बतानी है कि आप किस वजह से इस स्पोर्ट्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर हो, चाहे वो आपका लाइब्रेरियन के लिए हो, चाहे वो आपका यानी कि वेटरनरी सर्जन के लिए है। तो वो एक कॉमन क्वेश्चन है और वो यानी कि सभी को यानी कि उसका आंसर अपने तरीके से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि जिसकी वजह से मैं आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करूं। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो डेफ है, डेफ में आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है, एक एक वर्ड यानी कि इम्पोर्टेंट है आपका, यानी कि आपका उसमें सबसे पहले आपका नाम है ना, तो नाम का भी मीनिंग वगैरह बन जाता है कि क्या मीनिंग आपका नाम का है, कोई फेमस पर्सनालिटी आपके नाम की है तो वो भी यानी कि उससे हो जाता है। इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको 3 प्लेसेस है उसमें यानी कि न्यू डेप में लिखे हुए हैं कि जहाँ पर आप रहे हैं, तो 3 स्थान मतलब वो आपके लगभग यानी कि एमपी के वो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस होंगे, आप उनको लिखेंगे। तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस या आपके जो होम टाउन है या कोई आपका फेमस यानी कि जो भी आपकी जगह है, वहाँ पर क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब वहाँ के आपके टूरिस्ट प्लेस कौन-कौन से हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वहाँ पर आपके यानी कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है, आपकी वहाँ डेमोग्राफी क्या है, वहाँ की आपकी ज्योग्राफी क्या है ना? और आपकी वहाँ पर कोई ऐसी करंट में घटना हो गई हो जो चर्चा में हो किसी भी प्रकार से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी कि घटना या दुर्घटना जो भी, तो वो यानी कि स्थान किसी भी तरीके से चर्चित है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आप के जो भी प्लेसेस उसमें आप लिख रहे हैं, उन सभी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें खास बात ये है कि आपका वहाँ पर यानी कि कुछ इश्यूज इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि वहाँ के सोशल इशू क्या है या वहाँ का यानी कि इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, वहाँ पर डेवलपमेंट की क्या यानी कि संभावना है, वो किसी भी टाइप से यानी कि कुछ हो सकता है। तो ये आपका यानी कि उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका जो मेन है वो आपका एजुकेशन। एजुकेशन आपका मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही आपको इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से सबसे पहले तो यही कि आपके यदि ईयर वाइज था तो यानी कि आपका प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के आपके सब्जेक्ट, यदि आपका सेमेस्टर वाइज था तो चारों सेमेस्टर के आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े। कई बार क्या होता है कि आप वहाँ सब्जेक्ट ही नहीं बता पाते, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है ना। तो आपको अपने जो भी डिग्री है उस डिग्री के आपको यानी कि सारे सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपका जैसे आपने स्पोर्ट्स के लिए तो आप पर आपको बीपीएड और एमपीएड करना ही पड़ेगा, है ना। आपका जैसे जो लाइब्रेरियन का है तो वहाँ बीलिव और एमलिव ही करना पड़ेगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनका ग्रेजुएशन में कोई स्ट्रीम रही हो दूसरी और फिर आपका चेंज करके आपने अपना यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन जो किसी दूसरी स्ट्रीम से किया हो। जैसे मान लीजिए पहले आपने बीएससी किया था तो आप साइंस स्ट्रीम से थे, इसके बाद आप यानी कि एमए किया आपने किसी भी सब्जेक्ट से तो आपका स्ट्रीम चेंज हो गया। तो ये पूछ सकते हैं कि पहले आपने यानी कि ये किया और आपने फिर ये क्यों चेंज किया सब्जेक्ट को। तो ये इस टाइप से आपका एक कोई ऑथेंटिक रीजन आपका लॉजिक होना चाहिए, है ना। इसके बाद आपका जितने भी आपके कॉलेज हैं जहाँ पर भी आपने कोई भी पढ़ाई की है तो उस कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड रहा है तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, उस
में कौन-कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या हिस्ट्री है उसकी आपकी यूनिवर्सिटी की। और किसी भी यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई फेमस पर्सनालिटी के नाम पर वो यानी कि कॉलेज होता है या यूनिवर्सिटी होती है। तो उन फेमस पर्सनालिटी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप वर्कला विश्वविद्यालय यानी वर्कला यूनिवर्सिटी से आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका वर्कला के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्कला कौन थे, वर्कला यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने भोज यूनिवर्सिटी है, भोज ओपन यूनिवर्सिटी, तो राजा भोज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना? आप उज्जैन की विक्रम विश्वविद्यालय से आप है, तो वो यानी कि उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उसका नाम भी चेंज कर दिया है, विक्रम की जगह विक्रमादित्य कर दिया गया है। तो ये आपकी जितने भी फेमस पर्सनालिटी उसमें आपके एजुकेशन के जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर नाम जुड़ते हैं, तो उनका आपको यानी कि पता होना चाहिए। इसके बाद आपका हायर एजुकेशन मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यदि आपने पुराने लोग हैं तो उन्होंने एमफिल भी किया होगा, क्योंकि अब एमफिल बंद हो चुका है। लेकिन पुराने लोग हैं, उन्होंने यदि एमफिल किया है तो एमफिल कहाँ से किया और क्या टॉपिक था आपका यानी कि वो। उसके बाद यदि पीएचडी है या पीएचडी आपकी रनिंग है तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पीएचडी का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ना? पीएचडी में आपने क्या आपका थीसिस जो थी उसका, फिर आपने हाइपोथेसिस क्या लिया था, फिर आपका डेटा कलेक्शन हुआ वो क्या रहा, आपका उसका क्या कंक्लूजन रहा आपका वो पूरा। इसके बाद आपका एक लंबा टाइम हो सकता है पीएचडी का, तो उसके बाद उस पीएचडी के टॉपिक को और यदि रिसर्च हुआ है तो उसमें आगे क्या रिसर्च हुआ, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और आपके टॉपिक में जो वर्ड यूज हुए हैं वो सारे वर्ड्स का एक-एक प्रॉपर तरीके से आपको जस्टिफाई वहाँ करना होगा, हर चीज को वहाँ पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप का जो हॉबी है, जो भी आपने हॉबी भरा है, तो वो सारी हॉबी आपको यानी कि 1 भरी है, 2 भरी है, 3 भरी है, तो उन सारी हॉबी के बारे में इम्पोर्टेंट चीजें सारी आप तैयार कीजिए। एक कॉमन क्वेश्चन सभी हॉबी के लिए कि ये आपने मतलब जो हॉबी है वो आपके यानी कि क्यों चूज किया आपने, या आपको इस हॉबी का इंटरेस्ट कहाँ से आया, या हॉबी आपको कैसे यानी कि आप उससे जुड़े, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ये है कि इस हॉबी से आपके लाइफ में क्या यानी कि आपको फायदा होता है ना? इससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं हॉबी से, तो वो आपको बताना है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस हॉबी का आप यानी कि अपने जॉब में आने के बाद मतलब जो आपका जो जॉब है, ड्रीम जॉब है जिसमें आप पहुंचने वाले हैं, तो वहां जब आप जॉब में पहुंच जाएंगे तो इस हॉबी का किस तरह से यूज करेंगे, ये क्वेश्चन आपका यानी कि हर पर्सन से पूछा जाएगा, तो वो उसका एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको फिर आपका जो है कि उस हॉबी से रिलेटेड जो भी पर्सन है यानी कि फेमस है उस फील्ड में, जैसे मान लीजिए आपका सिंगिंग हॉबी है, तो सिंगर आपने कहा कि मैं बुंदेलखंडी गीत गाता हूँ, है ना? तो बुंदेलखंडी गीत गाने वाले और जो गायक कलाकार हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना? यदि आपने कहा कि मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो आप किस टाइप का लिटरेचर पढ़ते हैं और उसमें किसको आप पढ़ते हैं, ये चीज आपको यानी कि उसमें करनी है। आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने की जो आपके कौन कौन से उसमें टर्म्स यूज होते हैं, शब्दावली उसकी, है ना, क्रिकेट की। फिर उसमें जो भी क्रिकेट में आपका बैट है, बॉल है, पिच है, इन सब की मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें रिलेटेड आपका क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, कौन से कप होते हैं, क्या रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें आपको मतलब ये है कि आपकी जो हॉबी है उस हॉबी से रिलेटेड सारे नेगेटिव एस्पेक्ट को आप शामिल करेंगे, ठीक है? ये आपका यानी कि हॉबी का हो जाता है। इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको यदि करंट में वर्किंग है तो वो मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू काफी हद तक उस पर यानी कि होगा, है ना? आप यानी कि एक अलग टाइप की जॉब में है और आप स्विच करके इस जॉब में आएंगे, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप यानी कि क्यों छोड़ना चाहते हैं और इसमें क्यों आना चाहते हैं, है ना? और वहां पर जो आपका एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस का
आप यहाँ पर किस तरह से यूज करेंगे। जैसे जयप्रकाश जी, जी सर। अभी आप यानी कि ग्रेड 1 टीचर हैं, यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, है ना? जी सर। जीव विज्ञान के। जी। तो आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आप यानी कि वहाँ से स्विच करके आप यानी कि वहाँ छोड़ करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? तो क्या आपका आंसर होगा उसका? जी सर। सर मेरा मानना है कि स्कूल स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, जी। एक मिनट सर, डिस्टर्बेंस कॉल आ रहा था। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप सर मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको फंडामेंटल नॉलेज की आवश्यकता होती है, और हायर एजुकेशन में काफी परिपक्व बच्चे होते हैं जिन्हें फंडामेंटल के अतिरिक्त सब्जेक्ट के गहराई तक समझने की आवश्यकता होती है। तो मैं हायर एजुकेशन में बच्चों को अपने विषय के ज्ञान को गहराई तक बताने में मदद कर पाऊंगा, और चूंकि हायर एजुकेशन में काम करना मेरे लिए चैलेंजिंग रहेगा और मैं इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हायर एजुकेशन में अध्यापन करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ उसमें और ऐड कर दें तो थोड़ा-सा अच्छा रहेगा कि यहाँ पर मुझे यानी कि रिसर्च का अवसर मिलेगा, नए-नए इनोवेशन करने का मौका मिलेगा, है ना? और मैं अपने नॉलेज को और ज़्यादा अपडेट कर पाऊँगा, यहाँ अपडेशन का यानी कि मौका मिलेगा, मुझे और चीज़ें नई-नई सीखने को मिलेंगी। ये सब्जेक्ट के बारे में स्पेशली बोल सकते हैं। जी थैंक यू सर। ठीक है। चलिए पौरुष कुमार जी। पौरुष कुमार, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊँ, क्योंकि अभी आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। सर मेरा नाम पौरुष कुमार कुशवाहा है। मेरा प्राइमरी एजुकेशन नरसिंहपुर जिले में देखिए मैं आप प्राइमरी हुआ है। सुनिए। हाँ, बोलिए, चलिए बोलिए। मेरा बीएससी नरसिंहपुर से एमआईएमटी कॉलेज से हुआ है, और उसके बाद मेरा एमएससी जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से हुआ, 2009 का मैं पास आउट हूँ। और उसके बाद मैंने एक जनबांधाई समिति के तहत पीजी कॉलेज नरसिंहपुर में 1 ईयर एज अ लेक्चरर भी पढ़ाया था। फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगा था, तो मेरा एसएससी सीरियल की तरह सिलेक्शन होकर सेवा आरएमएस कटनी में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं 2011 से आरएमएस कटनी में जॉब करता हूँ, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो इंट्रोडक्शन आपका ये कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन में आपका पास्ट तो है ही, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ आनी चाहिए। तो पास्ट में तो सारे आपने जो एजुकेशन किया वो सारा कुछ हो गया, प्रेजेंट में आप यानी कि वर्किंग है वो, लेकिन फ्यूचर विजन भी आपका दिखना चाहिए कि आप यानी कि ये बताएं कि मैं यानी कि इस पोस्ट पर आकर के क्या करना चाहता हूँ। आपने ये तो कहीं बताया नहीं कुछ भी अभी तक, है ना? तो आपका यानी कि जब भी कोई भी इंट्रोडक्शन देता है तो उसमें यानी कि तीनों यानी कि पीरियड दिखना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर विजन भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे, है ना? तो हमेशा से इंटरेस्ट उच्च शिक्षा की तरफ रहा है। जी। मैं चूंकि जनबांधाई समिति में 1 साल पढ़ाया था, पर उस समय मेरे को ऐसा कोई स्कोप ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, और कॉम्पिटिटिव लाइन पर भी था, तो मेरा बहुत से भी एग्जाम देता था बैंक से, तो ये मेरा आरएमएस सिलेक्शन हो गया था पोस्ट ऑफिस में। तब से मैं इसकी जॉब करा, लेकिन अंदर मेरे यही था कि मेरे को उच्च शिक्षा विभाग में ही एक लाइन बनाना है, तो मैं इसी जॉब के मतलब मौके की तरफ करता हूँ। मैं लगातार तैयारी करता गया। 2018 में मेरा सेट क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी समझ में आई कि हाँ अभी आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर वैकेंसी आएंगी, तो मैंने अपने आप की तैयारी जॉब के साथ तैयारी करते हुए लगातार इस तरह के लिए मतलब क्वालिफाई किया है, और भविष्य में मैं इस पोस्ट पर आकर अपना पीएचडी कार्य भी करना चाहूँगा। देखिए पौरुष जी, आपका इंट्रोडक्शन बहुत बिखरा सा है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यानी कि
पूछे ही जाना है तो उनके रेडीमेड आप आंसर रखिएगा बिल्कुल, है ना? कि साहब ये इतना ही कॉम्पैक्ट तरीके से मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, मतलब 1 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे ही जा सकते हैं, तो उनके आंसर हम पहले से क्यों ना तैयार करके रखें अच्छी तरीके से, है ना? चलिए नेक्स्ट आपका प्रियंका राहुल। प्रियंका राहुल, देखिए आप लोग कोशिश करें कि कनेक्ट हों। जब तक ये देखिए इंटरव्यू आपका सुनने का नहीं है, इंटरव्यू बोलने का है। तो आप यानी कि जब तक बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने आप को हेजिटेट करते रहेंगे, तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, है ना? चलिए कोई बात नहीं। श्वेता जी, श्वेता यस सर। अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सर यहाँ अभी कुछ प्रॉब्लम है। चलिए तो चलिए इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। यस सर। सर मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं ग्राम खैरी जिला अलीपुर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्टेपल्स एकेडमी स्कूल अलीपुर मध्य प्रदेश से की है और मैंने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की शिक्षा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अलीपुर से प्राप्त की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लॉजिस्टिक्स से इंदिरा गांधी नेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमरकंटक से पूर्ण किया है और मेरी हॉबी टीचिंग है। तो अभी तो आपका यानी कि प्रेजेंट तक हुआ और इसमें फ्यूचर विजन तो कुछ आया ही नहीं है आपका। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं ये तो बताइए आप मुझे। सर मैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और मतलब कुछ रिसर्च भी करना चाहती हूँ आगे। तो ये इंक्लूड जरूर करें, है ना? ये आप यानी कि जरूर इंक्लूड करें। मैंने कहा ना कि बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी हैं, आप इंट्रोडक्शन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपका उसमें फ्यूचर विजन भी जुड़ जाए, क्योंकि पास्ट तो आपको बताते हैं, आप प्रेजेंट भी बता देते हैं, बट यानी कि फ्यूचर विजन नहीं बताते हैं, तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं माना जाता है कभी भी। सर फ्यूचर विजन मतलब जो करने वाले सर वो कैसे बताएं सर एक बार बता दीजिए आप। नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊँगा कि आप ये बोलिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं वो आप मुझे बताएँ, उसमें मैं आपको जो भी है उसको यानी कि आपको करेक्ट कर दूँगा मैं और आपको सर इंट्रोडक्शन की जो लिमिट है सर 1 से 1.5 मिनट का देना चाहिए या थोड़ा लंबा भी हो नहीं, सकता है? बिल्कुल लंबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है, तो आप 1.5 मिनट में कर लीजिए, अदरवाइज़ 1 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे आपको, है ना? चलिए, अब इसके बाद हम बात कर फ्यूचर विजन बताना जरूरी है। नहीं, मेरा मानना तो ये है कि बिल्कुल आप यानी कि क्या करेंगे, आप भई ये पोस्ट पाना तो एक ठीक है, एक आपका ये मंजिल हो गई। वहाँ के बाद आगे का आप क्या रास्ता तय करेंगे? आप क्यों आ रहे हैं वहाँ पर? ये भी तो होना चाहिए ना कि आप प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? है ना? आप किस वजह से आ रहे हैं? वो चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। चलिए इसको ये नहीं कि एक क्वेश्चन के तौर पे हम ले लेते हैं। नेक्स्ट मान लो हो सकता है उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि आप यानी कि स्पोर्ट्स ऑफिसर जैसे सुनिए, स्पोर्ट्स ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? प्रीति जी। प्रीति जी सुन पा रही हैं? बताइए। इसलिए बनना चाहती हूँ मैं एक बचपन से ही मेरी रुचि स्पोर्ट्स में रही है तो मैं उनके सभी कमियां और इसके वजह से कैसे बढ़ावा देना है इस तरीके मुझे कमियों को पूरा करते हुए एक अच्छा एक खिलाड़ी बना सकूं आगे उनकी मदद कर सकूं और उनके रोल मॉडल बन सकूं उनके लिए मैं इसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। सरस्वती जी, यस सर। आप यानी वेटरनरी सर्जन क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं वेटरनरी सर्जन इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही एनिमल से बहुत लगाव था। साथ में मैंने पशु चिकित्सा में ग्रेजुएशन किया है और जो मेरा एमयू में 1 से 10 मंथ का रहा है तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एनिमल की मदद कर सकूँ उनसे जो उनका ट्रीटमेंट कर सकूँ पशुपालकों को सुरक्षित करके उनका जो भी दूध उत्पादन है उससे उनकी इनकम को बढ़वा सकूँ। तो ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार भी मिलेगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगा। तो मंथली उनको स्ट्रॉन्ग बनाऊँ।
वेरी गुड, वेरी गुड। यही क्वेश्चन मतलब इस टाइप से यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे और ये आपने यानी कि जनरल क्वेश्चन इनका जनरल आपका जो आंसर होता है स्पेसिफिक आपका खुद का आंसर होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना? बहुत शानदार। अ, विपिन जी आप सुन पा रहे हैं? राधेश्याम जी, राधेश्याम परमार जी, जी सर। जी, आप लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हैं? सर जैसे मैं प्लस टू में ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैं शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों को लाइब्रेरी से जोड़ना चाहता हूँ, जो कॉलेज तो आते हैं पर लाइब्रेरी कम विज़िट करते हैं। उनमें सर लाइब्रेरी का महत्व बताकर उनके ज्ञान में वृद्धि करना चाहता हूँ सर। जिनको सर संसाधन की कमी है या वो या पुस्तक या फिर अन्य जो रिसोर्स रहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते सर। तो मैं उनको उन रिसोर्सों तक पहुँचाना चाहता हूँ और उनके जीवन स्तर में उनके जीवन स्तर बढ़ाना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। रणविजय सिंह जी, नमस्कार। आप अपना जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सर मैं तो बोल रही हूँ छत पे हूँ क्योंकि गाँव में नेटवर्क नहीं आते हैं तो छत पे है। ओके, ओके, कोई बात नहीं। चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नीतू है और मैंने अपना क्लास किया है और तो क्लास यूनिवर्सिटी वहीं से किया है। तो मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से किया है। उसके बाद एमपीएस पटना यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। एमफिल जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया है। उसके पश्चात मैंने 2022 का सेट एग्जाम निकाला है और वर्तमान में मैं गेस्ट फैकल्टी स्पोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में। और मैं भविष्य में इसी जॉब को आगे करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चों को किस तरह मोटिवेट करना है, उन्हें किस तरह लाना है। क्योंकि इस जॉब को करते हुए जो मैं देख पा रही हूँ कि लड़के तो आसानी से आते हैं, जैसे कि मैं खुद एक लड़की हूँ, लड़कियों को मोटिवेट करने की बहुत आवश्यकता होती है, साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो अपनी बच्चियों को परमिशन दे और वो खेल सके। मेरी समझ में यह काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और भविष्य में कई अनुसंधान भी करना चाहती हूँ। वेरी गुड। जी, नीतू जी आप ये बताइए कि एक अच्छे स्पोर्ट्स ऑफिसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक स्पोर्ट्स ऑफिसर तो सभी बच्चों का रोल मॉडल होता है। उसे देखकर ही बच्चे सीखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके अंदर समय का पाबंद होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाए। क्योंकि बच्चे उसे देखकर ही सीखते हैं। कोई किसी भी स्कूल में चले जाओ या कॉलेज में चले जाओ तो ये कहती है हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, हमें इनके जैसा बनना काफी स्टूडेंट है। तो और स्पोर्ट ऑफिसर को बच्चों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, ना कि डिसमोटिवेट करने वाला होना चाहिए। उन्हें प्रेरित करे कि वो अपनी आगे करियर में कौन सी लाइन सेलेक्ट करें जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। बट नीतू जी एक मेरा सजेशन है आपके लिए, थोड़ा सा आंसर को समराइज रखा करें, है थोड़ा सा लेंदी नहीं करें, है ना? टू द पॉइंट बात की जाए, नहीं कि पॉइंट वाइज बिल्कुल आंसर होना चाहिए। सुची जी यस सर। आज की कोई इम्पोर्टेंट न्यूज बताइए। आज का है कि पहले तो छठ पूजा के बारे में है कि आज इसका जो खरना है ये सबसे पहला जो हेडिंग में यही आया हुआ है सर। और इसके सिवाय सर वो जो कल मैच हुआ है उसमें रोहित शर्मा का जो शतक लगा हुआ है। अच्छा। और कोई न्यूज आपको जो समझ में आई क्रिकेट के अलावा? बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है 6 को और 11 को उसके भी थे कि कहाँ चुनाव प्रचार हो रहे हैं, मोदी जी कहाँ पे गए हुए हैं, तो यही सब न्यूज में था सर। अच्छा। देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल न्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा
मतलब इस तरह से डिस्कस नहीं होती है ना? बट हाँ, इलेक्शन है, बिल्कुल पूछ सकते हैं कि किस स्टेट में इलेक्शन है ना? और अभी एक शायद आपने ध्यान दिया हो, उसमें ये भी दिया है कि अब अगले 4 स्टेट में जो अभी बिहार में एसआईआर का काम हुआ है, वो अगले 4 स्टेट में काम होगा, जिनके इलेक्शन 2026 में होने वाले हैं। तो आप 4 स्टेट के नाम बता सकती हैं? नहीं सर। और कोई बताएगा? चलिए, और कोई न्यूज़ बताइए आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों में से। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर आपने अभी ये जो बिहार चुनाव से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्या आप ये थोड़ा सा समझा देंगे प्रिसाइज में, ताकि हेल्प हो जाएगी। किसका? आपने अभी कुछ बिहार चुनाव में कुछ बताया और फिर 4 दूसरी स्टेट के बारे में पूछा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्या आप ये बता देंगे। मैंने एसआईआर के बारे में बोला था, एसआईआर के बारे में, है ना? कि जो आपकी वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट को दोबारा से उसको रिवाइज किया जाए, है ना? कि ओके। हाँ, क्योंकि पिछले जैसे 5 साल लगभग होने को होते हैं, जब यानी कि दोबारा से वोटिंग होती है, उसमें आपका विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा इलेक्शन होते हैं, तो उससे पहले यानी कि कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो वहाँ पर नहीं रह रहे होते हैं, तो उनके वोट को यानी कि काट दिया जाए, इनके उस लिस्ट से हटा दिया जाए, वोटर लिस्ट से। और ऐसे लोग जिनका यानी कि अभी यानी कि 18 ईयर्स के हो गए हैं, तो उनका यानी कि नाम ऐड होना ही चाहिए। इसके अलावा नए लोग कहीं उस एरिया में आ जाते हैं, वो यानी कि वहाँ पर रेजिडेंस उनका हो जाता है, तो उनका नाम ऐड हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये रहती है, वोटर लिस्ट आपकी जो है ऑल इंडिया लेवल पर एक ही जगह पर आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक ही स्टेट में होना चाहिए, एक ही डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, अलग-अलग यानी कि जगह पर आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का यानी कि वो रिवीजन करने के लिए, लिस्ट का रिवाइज करने के लिए ये आपका एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर बिहार में थोड़ा-सा ये अपोजिशन पार्टी थी, इन्होंने इसका विरोध किया था। उनका ये कहना था कि इंटेंशनली यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं या कुछ समुदाय विशेष के लोगों के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, और इस तरह से यानी कि ये जानबूझ करके कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से ये चर्चा में काफ़ी बना रहा था। अब अगले जो स्टेट हैं, इनमें इलेक्शन आपके 2026 में होना है। एक आपका वेस्ट बंगाल है, एक आपका असम है, एक आपका केरल है और एक आपका तमिलनाडु। ये 4 स्टेट में यानी कि होंगे। तो अब इसका यानी कि प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? जी सर, थैंक यू। ओके। जी, और कोई बताइए आज की न्यूज़? कोई न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िएगा। मैंने कहा ना कि आप सर जी। एक न्यूज मैंने आज पढ़ी थी, उसमें ये था कि साइंटिस्ट ने सेल के मिमिक्स बना लिए हैं एआई के थ्रू, जिससे कि सेल फ्यूचर में कैसे प्रोटीन्स बनाएगा और सेल फ्यूचर में किस तरह से वर्क करेगा, वो एग्जैक्टली सेल के एआई मॉडल, वेरी गुड। अभी ह्यूमन मॉडल्स रहते हैं, जैसे कोई बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसमें वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कि वो प्ले कर रहा है, वैसे ही सेल के मिमिक्स बनाए गए हैं और ये आगे रिसर्च में, डिजीज डायग्नोसिस में और ड्रग टेस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वेरी गुड। तो यही न्यूज़ को आपको पकड़ना होता है फरीदा जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती है जो काफ़ी हाइलाइटेड हो जाती है, बट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है ना? चलिए, और प्रीति जी आप बताइए कोई न्यूज़? प्रीति जी न्यूज़ बताइए। नीतू जी आप, हाँ बताइए, प्रीति बताइए। अभी महिला टी20 चल रहा है तो इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच होने वाला है, तो वो भी एक टेबल टेनिस में मनीषा नाम खिलाड़ी है जो लंदन में हो रहा है, उन्होंने भी अभी उसमें जीता है, लंदन में जो हो रहा है टेबल टेनिस का। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम एमपी के किसी सिटी में है, अभी कहाँ पर आई हुई है? होलकर स्टेडियम में खेल हो रहा है क्रिकेट का। जी जी, इंदौर में, बिल्कुल होलकर स्टेडियम में। और एक दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज़ ये रही है कि
ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की गई, उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया और उसको यानी कि अरेस्ट करके जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी। सरस्वती जी आप कोई न्यूज़ बताइए? जी सर। सर इसको अभी वर्ल्ड कप हो रहा है महिला खिलाड़ियों का। सर उसमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में कल शनिवार को तो सर उसमें जो खिलाड़ी थी उन्होंने वर्ल्ड कप में 7 विकेट लेने का पहले महिला खिलाड़ी थी उसने 7 विकेट लिए। सर हेडलाइन है कि आज इंटरनेशनल होगा। ओके। संतोष पांडे जी? पांडे जी? यस सर। हाँ, आज के कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़? सॉरी सर, ऑलरेडी डिस्कस हो गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक पहुंचा नहीं था सर, मैं कल से अपडेट रहूंगा हाँ, सर। बिल्कुल अपडेट रहिए। देखिए आपका करंट से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। करंट की न्यूज़ आपसे पूछी जा सकती है। वो आपका यानी कि इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ हो सकती है, नेशनल लेवल की न्यूज़ हो सकती है और आपका एमपी लेवल की न्यूज़ हो सकती है और हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई इम्पोर्टेंट यानी कि न्यूज़ हो तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है ना? मैं ख्याल रखूंगा कल से सर। बिल्कुल। वंदना जी? वंदना जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। हाँ, तो बताइए कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताइए। सॉरी सर, मैं इस बारे में अपडेटेड नहीं थी, लेकिन सर मुझे एक न्यूज़ थोड़ा मतलब मैं बता सकती हूँ हाँ, कि सर बताइए। भोपाल में जी भोपाल में सर मेट्रो का शुरू करने के बारे में मतलब विचार किया जा रहा है। ओके। आगे से अपडेट रहूंगी सर मैं। हाँ, बिल्कुल आप लोग अपडेटेड रहिएगा क्योंकि आपका करंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे बनते हैं और आपके खास करके जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी खबरें हैं, जैसे आपका इसमें राधेश्याम जी? जी सर। हाँ, आप बताइए कि लाइब्रेरी से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बताएँ क्या है वो? सर अभी मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं, पर सर एक आसियान की न्यूज़ पढ़ी थी सर, तो मैंने आसियान की समिट हो रही है सर मलेशिया में, 46वीं समिट है सर। ठीक। और तो देखिए पहले तो ये है कि आसियान कैसा संगठन है, वो आपको पता होना चाहिए। जी। जी सर, आसियान जो है सर ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। ओके। ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, हम्म। ऐसे 10 देशों का संगठन है ओके। जो इनके विकास के लिए, इनकी उन्नति के लिए और साझा जो इनके प्रॉब्लम है उनके लिए सर एकजुट होता है सर। आज जैसे ट्रम्प तो वहाँ आसियान में गए हैं सर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, ठीक है। बट आपको अपनी लाइब्रेरी के बारे में न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि एमपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ई ग्रंथालय यानी कि ई लाइब्रेरी की शुरुआत सॉफ्टवेयर सर, हाँ। सर ये ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है उसको अनिवार्यता कर दी गई है अनिवार्यता सर। कर दी गई। हाँ, तो ये आपको न्यूज़ पता होना जरूरी है। एक सर जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाला जो है सर, इसकी भी न्यूज़ थी सर कि उसके लिए भी सर जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे उनको जो इसका एक्सेस दिया गया है तो उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही सर अगर इंदौर जिले की लाइब्रेरी के संदर्भ में बात करें सर, तो जो यहाँ के महापौर है उसके मित्र थे, उन्होंने नेहरू पार्क में एक स्विमिंग पूल और एक लाइब्रेरी जो बन रही है उसका सर निरीक्षण किया है और उन्होंने वहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है इसका निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए सर। ठीक है, ठीक। प्रियंका जी? प्रियंका जी? सर मेरा ब्लूटूथ सर्विस चार्ज है तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। आपकी आवाज भी मेरे पास सर है। मैं सर अपडेट नहीं हूँ, मेरा अपडेट नहीं है न्यूज़पेपर पर। हाँ, तो ये बार-बार मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ कि सारे लोग यानी कि न्यूज़ जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ें आप, यानी कि किसी भी टाइप से जो भी माध्यम है आपका, क्योंकि आजकल जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ मिलती है, कोई भी माध्यम हो सकता है आपका, लेकिन आपके पास में अपडेटेड न्यूज़ होना जरूरी है ना? श्वेता जी आप बताइए कोई न्यूज़? श्वेता जी?
हाँ, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़? भारतीय मूल के इतिहासकार हैं सुनील अंगद जी, उनको उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज मिला। वेरी गुड। आपकी हॉबी क्या है श्वेता जी? सर टीचर। टीचिंग, ओके। क्या पढ़ाते हैं आप? सर अभी तक मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर मुझे पसंद है। नहीं, वही तो आपका ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि आप यानी कि किस लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, है ना? आपने जैसा कहा कि मेरी टीचिंग हॉबी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यही बनेगा ना सीधा-सीधा पहले तो। बताइए। सर मैं जी। जैसे मैं गाँव में जो छोटे बच्चे थे, फिफ्थ तक के उनको पढ़ाती थी, मतलब घर पे ही। नहीं, आप गाँव में पढ़ाते थे, आप शहर में आ गए ना? यस सर। तो आप शहर में कैसे आप यानी कि इस हॉबी को फुलफिल करते हैं आप? तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, पर मैं कोशिश करूँ कि उन्हें बहुत मतलब चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेटेड मतलब डेली लाइफ से कंपेयर करके कुछ उन्हें बहुत सरल तरीके से सिखाने की कोशिश करूँ, नहीं, नहीं। ताकि उन्हें पढ़ाई बोझ ना लगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, आपने क्वेश्चन को गलत ले लिया है। आपने कहा ना कि मैं गाँव में थी, गाँव में बच्चों को पढ़ाती थी। अब आप शहर में आ गए हैं, तो शहर में आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? सर अभी तक नहीं। तो फिर हॉबी का तो ये होता है कि हमें स्पेशली टाइम निकालते हैं उसके लिए, तो ये हॉबी नहीं हुई आपकी। समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा-सा इसको और अच्छे तरीके से तैयार करें। और क्या सब्जेक्ट क्या है आपका? सर फिलॉसफी है शायद। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो आपने उसमें हॉबी यानी कि टीचिंग भर के भेजा है ना? ये सर ये मेरे लिए मतलब थोड़ा चैलेंजिंग टाइप की है। जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो 10th नंबर का आपका जो कॉलम है, लास्ट कॉलम जो है ना, कि आप यानी कि इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं या आपकी इसमें नियुक्ति क्यों चाहते हैं, क्या उद्देश्य है उसका? है ना? सर इसमें जो कोर्सेज पूछे जा रहे हैं, सर वो पुराने टाइप के पूछे जा रहे हैं ना सर? जी हाँ, देखिए डेप्थ में लगभग तो वही है, पुराना से पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली सर जो नया टैप है उसमें तो वहाँ पे 5-6 ही कॉलम है, और जो पुराना टैप है उसमें आई थिंक 19 कॉलम है। नहीं, लेकिन जानकारी इसमें ज़्यादा पूछी गई है। कॉलम कम ज़रूर हैं, बट जानकारी इसमें ज़्यादा माँग ली गई है आपसे। तो जैसे सर मैंने रिव्यू देखे थे आपने चैनल पे, तो उसमें बताया था कि पुराने टैप से ही ज़्यादा वो नया हाँ। भी भरवा तो रहे हैं, लेकिन अंदर जो पैनल ले रहा है वो पुराना टैप ही दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया, चाहे वो पुराना टैप हो, चाहे न्यू टैप हो। नहीं भी हो टैप में तो भी पूछा जाता है कि आप यानी कि ये क्यों बनना चाहते हैं? भई आप असिस्टेंट ये तो आपके क्वेश्चन से परे रहे हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन हाँ, पूछा ये है क्वेश्चन कि तो भई पुराने टैप में नहीं लिखा था, बट यानी कि ये मैंने उस समय भी डिस्कस किया था, ये तो आपसे पूछा जा सकता है। आज भी क्लास मैंने स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने कहा था ना कि ये पूछा जा सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, आप लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हैं, और आप यानी कि स्पोर्ट्स ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, या आप असिस्टेंट मतलब सर्जन, वेटरनरी सर्जन क्यों बनना चाहते हैं। तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, उसमें डैप में लिखा हो तो भी पूछा जाएगा और नहीं लिखा हो तो भी पूछा जाएगा। तो ये आप सर सामान्य सवाल है, ये तो किसी से जी, भी पूछ जी, सकता है। जी, 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 जी। तो चलिए, राधेश्याम जी आप बताइए कि आप लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा, आपसे हो चुका ये क्वेश्चन, आपने जवाब दिया था जी क्या? सर, मैं अभी अभी बता दिया था हाँ, सर। ब बिल्कुल। तो सर आंसर कैसा था सर वो? ठीक था बिल्कुल, आपने अपनी पृष्ठभूमि से उसको ऐड किया था। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और यानी कि वहाँ पर बच्चों का कम रुझान रहता है, मैं उसकी तरफ लाने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा आंसर था आपका, वेरी गुड। चलिए, संतोष पांडे जी ये तो बताइए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। शैक्षणिक कार्य तो यहाँ पे भी कर रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ यहाँ पे भी, पर अपने डिफाइंड करिकुलम होता है, मुझे उस पे स्टिक रह के उनको पढ़ाना होता है, एक सिलेबस होता है जिससे कंप्लीट करना होता है। परंतु उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मैं टीचिंग के साथ अनुसंधान पे कार्य कर सकता हूँ, नवाचार पे ज्यादा कार्य कर सकता हूँ। अपना स्कोप पढ़ने का भी अलग रहता है, पढ़ाने का भी अलग रहेगा। तो एक एज ए विद्यार्थी मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा, और जो सीख पाऊंगा अपने
अपने छोटे जो है स्टूडेंट्स को भी वो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर पाऊँगा। तो सर इसमें आने की मूल वजह यही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कर सकते हैं इस पे और संभावनाएँ थोड़ी-सी बढ़ जाएँगी और यदि थोड़ी भी मदद कर पाएँ समाज को या देश को तो मैं समझूँगा कि मेरी मेहनत सफल है। वेरी गुड, बहुत शानदार आपका आंसर पांडे जी, बहुत शानदार। थैंक यू। विपिन मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं विपिन जी? नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। रचना जी आप सुन पा रही हैं? जी सर, जी सर। हाँ, तो आप बताइए, आपको क्या असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हैं? सर मुझे सर जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और सर मेरा सपना भी है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बच्चों को गाइड करना और उनको एक मतलब जो चीज़ें मुझे आती हैं उनको डेवलप करना और कुछ नई चीज़ें जो मुझे नहीं आती उनको सीख करके उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना और सर रिसर्च के फील्ड में भी मैं थोड़ा काम करना चाहती हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा ना कि चलिए हम आपकी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि रचना जी आपने कहा कि मैं रिसर्च के फील्ड में काम करना चाहती हूँ, तो वो आपका फील्ड क्या होगा? किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं? एक्चुअली सर मैं करेंटली सर महात्मा गांधी चित्रकूट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ ओके, और जी सर और सर यहाँ पे मेरा सर बायोडाइवर्सिटी पे है मतलब सर मेरा टाइटल है रिसर्च का इनोवेशन ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑन इको एकॉस्टिक स्टेटस ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ पेसर डोमेस्टिकस। तो सर मैं उनके इको एकॉस्टिक पैटर्न पे एनिमल पे काम कर रही हूँ और सर बाकी सर मैं आगे भी ऐसे ही सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पे काम करना चाहूँगी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत शानदार। स्वाति सिंह ठाकुर, स्वाति सिंह ठाकुर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, एक और जनरल जो क्वेश्चन बनता है, अच्छा ट्रेन में है स्वाति जी, कोई बात नहीं। हाँ, ओके। एक जनरल क्वेश्चन और ये बनता है कि आप अपनी जो अचीवमेंट है, मतलब आप अपनी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन आप करेंगे? एक तो जैसे आप टीचर हैं तो टीचर का काम क्या होता है कि आप पढ़ाना है ना, स्पोर्ट्स ऑफिसर का खिलाना होता है और आपका लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी को मैनेज करना और आपका सर्जन, आप जो वेटरनरी सर्जन है वो आपका ट्रीटमेंट करना। बट एक जनरल क्वेश्चन ये बनता है कि आप जो भी पोस्ट है आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप अपना सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे? आप समाज को क्या योगदान देंगे? वो किस तरीके से देंगे? वंदना जी बताइए। वंदना जी आप सुन पा रही हैं? जी 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 सर। हाँ बताइए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद समाज में क्या योगदान देंगी? जी सर। सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर सर देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित करना चाहती हूँ और सर मैं उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर सर उन्हें नैतिक मूल्यों की भी मतलब शिक्षा देना चाहती हूँ ताकि वह अपने दायित्वों का निर्वहन या समाज के प्रति कुछ करने के लिए प्रेरित हो। सर मैं उन्हें कुछ सामाजिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करूंगी। वेरी गुड। और आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा जूलॉजी है। जूलॉजी। तो एक चीज और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि समाज में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, हाँ, समाज में एक क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप करने की कोशिश करूंगी जिससे कि लोगों की समझ में वैज्ञानिकता और तार्किकता आ सके, है ना? इस चीज को भी आप ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा आपका। जी गुरावा जी, गुरावा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? के गुरावा जी? जी 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 सर। हाँ आप बताइए
कि आप यानी कि लाइब्रेरियन बनने के बाद आप यानी कि समाज में क्या योगदान देंगे? सर समाज में लाइब्रेरी का सर एक महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो कॉलेज स्तर पे हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। क्योंकि अगर एक लाइब्रेरी होने के बावजूद अगर लाइब्रेरी भी नहीं होगा स्कूल में या नहीं, आपने मेरे कॉलेज क्वेश्चन को में, नहीं समझा। तो सर क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन के नेचर को समझे। मैं सर आप समाज में क्या भूमिका निभाओगे सर वही बोल रहे हो ना। ओके, हाँ, हाँ। तो बस थोड़ा जी, जी। हाँ, पहले मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा था, उसके बाद में मैं आगे आने वाला था। ओके, ओके। तो सर अगर लाइब्रेरी भी नहीं होगा कॉलेज में या स्कूल में यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ पे जो भी संसाधन पड़े हैं, उपलब्ध पड़े हैं, उनको हम अपने जो भी रिसर्च करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वहाँ तक प्रॉपर वे में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और जैसे कि हमें रिसर्च करना है, तो रिसर्च में लाइब्रेरी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है अपने यूजर्स के लिए। और जब रिसर्च की जाएगी तब इसी के माध्यम से सर हम समाज में नई चीजों का इन्वेशन कर पाएंगे और समाज में एक, अब सर उसको क्या कह सकते हैं कि समाज एक अच्छे लेवल पे रिसर्च के माध्यम से हम उन्नत कर सकते हैं। और अभी सर एकदम परफेक्ट आंसर तो मैं अभी बोल नहीं पा रहा, लेकिन लाइब्रेरी सर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है समाज में। वो मैं आगे कोशिश करूंगा सर इसको और बेहतर करने का। चलिए, राधेश्याम जी, आप कुछ इसको आंसर करेंगे? जी सर। जी। सर एज ए लाइब्रेरियन सबसे पहले तो हम समाज में पढ़ने की जो आदत है उसको डेवलप करेंगे सर। वेरी गुड। है ना सर? बिल्कुल, जब टू द पॉइंट आंसर। जी। जी सर, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो, स्पेशल लाइब्रेरी हो या पब्लिक लाइब्रेरी हो, जब हमारे पास पाठक पढ़ने के लिए आएगा, वो विभिन्न लाइब्रेरी में विभिन्न ज्ञान से संबंधित रिसोर्सेस होते हैं, चाहे कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्वेंट बने, जहाँ भी जाएगा वो अपने ज्ञान को अप्लाई करेगा सर। ओके, वेरी गुड। इसलिए सर हम अब अपने देश में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सर, जी, वेरी गुड, एक ज्ञान आधारित समाज बना सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, ये आपका लास्ट वाली बात आपने बोली ना, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ये लाइब्रेरियन की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ये लास्ट में आपने जो बोला ना, फर्स्ट आपका सेंटेंस और लास्ट वाला सेंटेंस दोनों ही बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रियंका जी। जी, जी। सर मेरा क्वेश्चन भी है सर। हाँ, हाँ। वो सर मैं लास्ट में पूछूंगा, पहले जब ये सेशन ओके, 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 ओके। हाँ, प्रियंका जी। हेलो। हाँ, तो आपका इंट्रोडक्शन अभी नहीं हुआ है प्रियंका जी। जी सर। मेरा नाम प्रियंका राम है। मैं छतरपुर जिले से हूँ। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय छतरपुर से हुई है। मैंने बीएससी की डिग्री महाराजा सुखसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से की है। फिर एमएससी की डिग्री गवर्नमेंट महाराजा पीजी कॉलेज से की है। उसके बाद एमपी सेट 2022 मैंने क्वालिफाई किया है और मेरी हॉबी है योगाभ्यास करना। नहीं, लेकिन मूल बात तो आई नहीं है, आप यानी कि क्या बनना चाहते हैं? सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। बन के क्या करना चाहते हैं? मैंने आपको बार-बार सभी को यही बोला है कि आप फ्यूचर विजन ज़रूर बताइएगा, है ना? सर मेरा मूल उद्देश्य है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, ताकि इसमें बच्चे जितने ज्यादा जुड़ेंगे तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे ओके। और देश में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए योगदान दे सकते हैं। चलिए, अब आपसे यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आप यानी कि एज़ ए केमिस्ट यानी कि आप यानी कि एक रसायन शास्त्री बन गए, क्योंकि आप यानी असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब रसायन शास्त्री हो गए। तो एक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि रसायन शास्त्र बनने के बाद आप समाज को क्या योगदान देंगे? कॉलेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। हाँ, इसका आंसर आप दीजिए। सर समाज में पहले तो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, अगर बच्चे उससे जुड़ पाए अच्छे से, उसे समझ पाए कि क्योंकि डेली लाइफ में हर जगह इंक्लूडेड है, तो सर उससे वो जुड़ पाएंगे और समाज में भी इसके प्रति जो है जागरूकता आएगी कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होती है। तो इससे सर बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हम मेडिसिन के लिए जाते हैं तो बच्चों में ये जागरूकता आएगी कि हम क्या यूज कर रहे हैं, तो आगे की पीढ़ी जागरूक होगी कि जो भी हम यूज करते हैं उसमें कहाँ केमिस्ट्री यूज हो रही है। जैसे आप दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, आप हल्दी यूज करते हैं, तो
हल्दी के बारे में जागरूकता आती है, क्योंकि हल्दी का भी एक मेडिसिनल यूज है। जी और सर दवाइयों में भी क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए, कौन सी हार्मफुल है, क्योंकि सर जो अभी केस हुआ था ना ड्रग्स वाला, बिल्कुल बिल्कुल उसमें नॉलेज की कमी की वजह से हुआ था, वेरी गुड। क्योंकि ये जो ये डीजी ये था ये आपने लास्ट वाली पॉइंट बोले ना कि हमें यानी कि लोगों को ड्रग्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में यानी कि अवेयर करना होगा कि कौन सी चीज़ यानी कि उनके लिए हार्मफुल हो सकती है, हार्मफुल कौन हो सी सकती है। यूज़फुल हो सकती है। वेरी गुड, यही सोसाइटी के लिए यानी कि कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा। वेरी गुड। थैंक यू। चलिए फरीदा जी, जी सर। हाँ, आप बताइए कि आप यानी कि एज़ ए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे आप? क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप? सर स्टूडेंट्स बहुत बार एनरोल हो जाते हैं पर फिर वो क्लासेस के लिए नहीं आते हैं, तो उनकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जब वो क्लास में आएंगे तो उन्हें कुछ इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो हमेशा मोटिवेट होकर क्लास में आए, और जब वो क्लास में आएंगे तो हम जो भी उनके अंदर नैतिक मूल्य डालना चाहते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं, वो हम सीख पाएंगे, और जब वो उन्हें सीख पाएंगे अच्छी तरह से तभी हम एक उन्नत देश और एक नैतिकतापूर्ण देश बना पाएंगे। हुँ, ठीक है, ठीक है। चलिए फरीदा जी एक आपको सिचुएशन देते हैं हम। जी सर। आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं। जी सर। अभी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो यानी कि बच्चों की डेथ हुई है कफ सिरप की वजह से, है ना? जी सर। और आप यदि वहाँ पर एज़ ए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर होते कॉलेज में किसी में, तो आप यानी जी। कि सोसाइटी में यानी कि कैसे अवेयरनेस फैलाते? आप यानी कि इस और यानी कि घटनाएँ ना हो इसके लिए आप एज़ ए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप यानी कि सोशल जो सर्विस है या आपकी सोशल ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप यानी कि सिर्फ़ पढ़ाने वाले पर्सन नहीं होते हैं। आपकी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोसाइटी के लिए भी रहती है, तो आप उसको कैसे यानी कि वहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप वहाँ पे करते हैं? सर जैसे कि ये जो केस हुआ है उस केस के बाद हम सारे ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इसके अलावा कैंप कर कर लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि अगर कोई डॉक्टर ने ड्रग प्रिस्क्राइब भी किया है तो उसको पहले एक बार चेक कर लें कि क्या वो अभी डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गया है, या वो ड्रग का कोई हार्म तो नहीं हो सकता, एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सभी लोगों में ग्रामीण क्षेत्र में भी देखें और शहरी क्षेत्र में भी देखें तो सभी के पास मोबाइल का एक्सेस है, तो हम बहुत ही इजीली उस ड्रग का नाम गूगल पे डाल के उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सारी चीजें पता कर सकते हैं। इस तरह के कैंप्स कर कर हम इसके लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो मैं मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन वेरी के बारे में फिलहाल सोच पा रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं आप, बिल्कुल। आपने दोनों ही बात की यानी कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, वो आपने इस बात में रखा और दूसरा यानी कि आपने वहाँ फील्ड में भी जाकर के लोगों को यानी कि आपने कहा कि कैंप लगाएँगे, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों ही बहुत आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बस यही देखना चाहता है कि सामने जो बैठे हुए हैं लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, वो ये चाहते हैं कि आप यानी कि कितना प्रैक्टिकल हैं। समझ रहे हो ना कि आपको जितने प्रैक्टिकल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक आइडियलिस्टिक आंसर देने लगेंगे वो मज़ा नहीं आता है। समझ रहे हो ना? ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चलिए थैंक यू सर। पौरुष कुमार जी। जी सर। जी, आपका क्या सब्जेक्ट क्या है आपका? सर मेरा सब्जेक्ट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जी, तो आप यानी कि जूलॉजी से इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना? नो सर, बॉटनी सब्जेक्ट। अच्छा बॉटनी सब्जेक्ट का, ओके 2024 के लिए आप है ना प्रिपेयर हो रहे हैं? हाँ सर, मैं 2022 का भी इंटरव्यू दिया था। अच्छा 22 का दिया था आपने? ओके। तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बार आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा रोल है ना? आप सभी लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लें और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और उनका बहुत अच्छा स्कोर रहा, उसके बाद भी वो बाहर हो गए हैं क्योंकि इंटरव्यू में
उन्होंने उस तरीके से चीज़ों को सीरियस तरीके से नहीं लिया है। मैं आपसे बार-बार सभी क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछे जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, कोई हट के नहीं पूछे जाते। हाँ, ब देखिए हम भी कोई अभी चर्चा कर रहे हैं, कोई इनकी हट के बात नहीं कर रहे हैं, सारी वही चीज़ें हैं। बस ये है कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो कितना अच्छा है। आप अपनी बात को कितने इफ़ेक्टिव तरीके से रख पाते हैं और सरल शब्दों में कितनी गंभीर बातें आप कर देते हैं। मतलब ये है कि आप का जो एक एक्सपीरियंस दिखना चाहिए, मतलब एक परफेक्ट जो कहते हैं ना कि साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें वो जो एक अच्छा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ढूँढना चाहते हैं, एक अच्छा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर ढूँढना चाहते हैं, एक अच्छा यानी कि स्पोर्ट्स ऑफिसर ढूँढना चाहते हैं, वो क्वालिटी वो देखना चाह रहे हैं। क्योंकि नॉलेज बेस्ड नहीं है सब कुछ भी। क्योंकि वहाँ नॉलेज के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम करवा लिया था उन्होंने, अब आपका यहाँ पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो वो चीज़ें यानी कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिखना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल दिखना चाहिए, आपका यानी कि आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, है ना? बात करने में हाँ, एक एनर्जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी, जी, जी। मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि आपका बेसिक अभी 41,400 है, तो आप इसमें से छुपे क्यों आना चाहते हैं? देखिए तो मतलब जस्ट बिल्कुल रूडली क्वेश्चन कर दिया था। नहीं, रूडली नहीं कर दिया। तो मैंने आपसे पहले भी अभी जब स्टार्ट हुआ था क्लास तब मैंने आपसे बोला भी था। मैंने कहा कि यदि आप प्रेज़ेंट जॉब में किसी में भी हैं और यदि आप यानी कि उसको स्विच करेंगे ही करेंगे क्योंकि आपको यहाँ आना है, तो ये आपका यानी कि नहीं सर, ऐसा ना पूछ के वो मतलब पैसों के टर्म में पूछ दिया कि आपका इतना बेसिक है, तो आप इतने बेसिक में क्या आपके लिए क्या मतलब रखता है? 11 साल आपने वहाँ जॉब कर लिया है। तो फिर वहाँ मैंने उसका जवाब दिया था, तो वो सैटिस्फाइड हुए थे। हाँ, तो वही नहीं कि वो बेस कुछ भी हो सकता है। भई उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा यानी कि अभी इनको पे स्केल मिल रहा है या सैलरी मिल रही है और यानी कि अब जाकर के वो कम पर जाना चाहते हैं, तो क्यों जाना चाहते हैं? तो वो भी क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब था सर यानी कि मुझे अभी तक यानी कि इसमें अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर मिला है तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मेरे लिए यानी कि जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन है वो यानी कि इम्पोर्टेंट रखता है। सर मेरा भी अभी तक इंट्रो नहीं हुआ है। चलिए दीजिए आप, दीजिए। और मुझे अच्छा लगेगा यदि आप कैमरा ऑन करके दें तो अच्छा लगेगा। सर कैमरे का सर ऐसा पिन करने के लिए मैंने सर रखा नहीं है, तो कोई वो दिएगा सर। नहीं, अब दिख रहा है। जी, बताइए रचना जी। जी सर। सर मेरा नाम रचना सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की मूल निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग जो हुई है मेरे गांव के स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जो कि मेरा बायोलॉजी से है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि मेरा जूलॉजी से किया है। और जीआरएफ करने के बाद सर मुझे लगा कि जैसे जीआरएफ करने के बाद सर मुझे लगा या फिर मेरा एक उद्देश्य क्रिएट हुआ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके कुछ मतलब ऐसा शिक्षक बनने की भूमिका निभा सकती हूँ जिससे मैं ग्रामीण एरिया से आए हुए बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकती हूँ और बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने में काम कर सकती हूँ। और अभी मैं वर्तमान में ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट से पीएचडी कर रही हूँ और मैं अपने ज्ञान और प्रतिभा को और अच्छी तरह से विद्यार्थियों को डिलीवर करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड रचना जी। आपने बहुत शानदार तरीके से और चीज़ों को रिलेट करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आपने बात को रखा। देखिए आपकी जो सर थोड़ा शुरुआत सा मेरी वॉइस में सर वाइब्रेशन है क्योंकि मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। नहीं, मुझे भारती में मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत क्लियरिटी के साथ में आपने बात अपनी रखी और बड़ी लॉजिकल तरीके से रखी और सबसे अच्छी बात क्या थी कि आपने जहाँ से शुरू किया ना इंट्रोडक्शन को, वहीं पर खत्म हुआ कि आपने कहा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के गाँव से हुई। फिर आपने बताया कि मैंने यानी कि जो आपका यानी कि चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय से आपने बीए मतलब बीएससी किया, पीजी किया, वेरी गुड। फिर आपने उसी बात को फिर वहाँ पर रिलेट कर दिया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो ये सबसे अच्छी बात ये होती है एक प्रॉपर सोच लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो बहुत अच्छा। ये नहीं कि आपका ये दिखाता है कि आप बहुत एक परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं, एक यानी कि किसी बात को बड़ा सोच समझ के रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है आपका कि ये चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है ना? जी सर। मतलब ये डिस्टेंस एजुकेशन का जी सर। हाँ
डिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है सर। वैसे तो सर यहाँ पे रेगुलर ही चलता है, रेगुलर कोर्सेज चलते हैं। डिस्टेंस का सर CM/CLDPA का मतलब यहाँ पे है, यहाँ से वो ऑपरेट होता है सर। ओके, आपने नहीं रेगुलर में ही किया है ना? हाँ सर, हम यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं ना, PhD में हमारा रेगुलर चल रहा है। वो सर अलग है, अलग प्रोसेस है सर डिस्टेंस की। ओके, अदरवाइज सर यहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं और मतलब एजुकेशन भी अच्छा प्रोवाइड करा है ना। ग्रामीण एरिया में है सर, ग्रामीण एरिया की पहली यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया की सर। जी, बहुत बढ़िया, शानदार। सामने मैं आपके इंट्रोडक्शन से ही बहुत इम्प्रेस हुआ। देखिए, वहाँ पर किस बात से वो इम्प्रेस हो सकते हैं, इस बात का बस हमें ध्यान रखना है। और वो ये है कि आप जितनी ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना किसी यानी कि लाप-लपेट के आप बात करेंगे, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव बात होती है। आप डिप्लोमैटिक आंसर देने की कोशिश ना करें। जो लोग डिप्लोमैटिक आंसर देने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसे बोल दूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं, आप जो दिल से बोलते हैं, सच्चाई से बोलते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं। वेरी गुड, आपका बहुत शानदार रचना जी। थैंक यू सर। ओके, और कोई तो नहीं है जिसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हो अभी? सर मेरा एक क्वेश्चन जी, हाँ, चलिए। जी। व्यक्तिगत जीवन सब्जेक्ट में सोचा हमने 10th नंबर से शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य लिखा है। सर वही उद्देश्य क्या हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं इंटरव्यू में जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, वही तो बोलना है, नहीं तो आपका यानी कि खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो आपने बोला है, जो आपने लिखा है, वही आपको बोलना है और उसी चीज़ को आपको जस्टिफाई करना है। ऐसा नहीं कि आपने लिखा कुछ हो और बोले कुछ आप। तो ये तो बिल्कुल आपका ये समझ में आएगा कि व्यक्तित्व के 2 पक्ष हो गए आपके, है ना? सर मैंने लिखा तो मैं एक बार बताना चाहती हूँ हाँ, आप सरस्वती जी ज़रा कैमरा ऑन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। जी, तो बोलिए। सर तो मैं शिक्षक अधिकारी के रूप में जो कार्य करना चाहती हूँ तो इसका उद्देश्य मेरा ये है कि पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाना और दुग्ध उत्पादन कर पशुपालकों की को मार्गदर्शन करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये मेरा उद्देश्य है सर। वेरी गुड, सरकारी वेरी गुड, बिल्कुल। शासकीय कार्य नहीं, यही आपने आंसर भी उस समय दिया था, मैंने आपसे पूछा था ना, तब आपने लगभग इसमें एक बात आपने ऐड नहीं की थी, वो ये थी आपने शासकीय योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुँचाना, ये बात आपने नहीं बोली थी, बकाया सारी बातें आपने रिपीट की थी, मुझे याद है। वेरी गुड, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, यही आपको बोलना है। वेरी गुड। चलिए, और किसी का, हाँ, कोई कह रहा था मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूँगा, तो अब सेशन कंप्लीट होने जा रहा है, तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई पूछना हो। सर मेरा क्वेश्चन है जी। सर इंट्रोडक्शन एक ही लैंग्वेज में पूरा होना चाहिए, जैसे कि उसमें बीच में इंग्लिश के वर्ड्स ना आए या इंग्लिश में दे रहे हो तो बीच में हिंदी के वर्ड्स ना आए, लैंग्वेज कैसी रखना है इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। आपके माध्यम से और लोगों तक भी बात पहुँच जाएगी। देखिए, एक मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं है कहीं भी। आपको जो अपनी, जैसे आप बात कर पा रहे हैं ना, अभी मुझसे बात की, आपने हिंदी में बात की, तो आप यानी कि हिंदी में बात करें और जो वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं या जो भी आप इज़ी गोइंग जो आप वर्ड निकाल सकते हैं, जो अपने आप निकलते हैं, निकाल नहीं सकते। निकालना जो होता है कि हम जानबूझ करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने आप बोलते हैं, वही वर्ड्स आपको बोलना है। हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश बोलिए। बट लैंग्वेज जो है ना, वो हिंदी में आप बोलिएगा। जो टर्म्स हैं, वो आप इंग्लिश, हिंदी जो भी आपके निकलते हैं, उन्हीं को यूज़ करें, उन्हीं को बोलें। मतलब वहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ बनावटीपन आ रहा है, मतलब एक तो स्वाभाविक तौर पर रियलिस्टिक दिखना चाहिए, हाँ, कि बस यही फरीदा जी हैं, ऐसे ही बोलती हैं और इसी तरीके से बोलती हैं। बस ये जी सर। सर पूरा इंट्रोडक्शन जैसे इंग्लिश में देना है, मतलब जैसे लैंग्वेज पूरा एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में हुआ है, तो इंग्लिश भी ऐसे है कि हाँ उसमें बोल सकते हैं, तो क्या बेटर होगा कि पूरा इंग्लिश में बोल दें या जो अपनी बोलचाल की लैंग्वेज है उसमें बोल दें या कुछ ऐसी लैंग्वेज बोल दें जो बिल्कुल प्रॉपर जिसमें सारे वर्ड हिंदी के हो, मतलब इंट्रोडक्शन के लिए स्पेशली। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। मैं आपसे बार-बार यही तो बोलूँ कि ऐसा नहीं लगना चाहिए था इन्होंने इंट्रोडक्शन बिल्कुल रट के और तैयार किया है हिंदी में, क्लिष्ट शब्द डाल करके या इंग्लिश में प्रॉपर, वो नहीं। मैंने कहा ना कि बिल्कुल जैसे हम बात करते हैं, वो कन्वर्सेशन हो रहा है आपका, सुनो ना, कि वहाँ आप कोई साहित्य लेखन नहीं कर रहे हैं, आपका यानी कि कोई लिटरेचर क्रिएशन नहीं हो रहा है।
आप तो वहाँ एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन जिस लैंग्वेज में आप बात कर पाते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स में कर पाते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में आप बात कर रहे हैं। यदि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो आप इंग्लिश में ही बोलिएगा, और यदि आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, तो हिंदी में ही बोलिएगा। ऐसा लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है कहीं भी इंटरव्यू में, है ना? ओके सर, ओके सर, जी, ओके सर, थैंक सर यू। दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बोल देते हैं, बिल्कुल आप दोनों को मिक्स करके। हाँ, जैसे आप यानी कि और वहाँ आप शल्य क्रिया बोलेंगे, है ना, सरस्वती जी, तो ये लगेगा कि साहब ये वैदिक काल से निकला हुआ व्यक्ति है ना? क्योंकि आज यानी कि हर व्यक्ति, चाहे वो लिटरेट हो या आपका यानी कि अनपढ़ व्यक्ति भी, वो भी सर्जरी ही बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता है? शल्य क्रिया तो हमें हिंदी वर्ड यानी कि वर्जन यूज़ करने के लिए हमें शल्य क्रिया बोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ सर्जन ही बोला जाता है। तो बेहतर है कि जो बोलचाल में जो शब्द यूज़ होते हैं, वही आप यूज़ करें। है ना? अलग से यानी कि डालेंगे तो लगेगा अरे ये तो बनावटीपन कुछ आ रहा है इनकी भाषा में, है ना? कि श्रीमान मैं क्या यानी कि पशु सहायक चिकित्सक यानी कि इस तरह से, है ना? हाँ, शल्यक बनना चाहता हूँ। तो वो कहेंगे सरस्वती जी आप बिल्कुल वाक़ई यानी कि उस समय की देवी हैं और उसी तरह से आप बात कर रही हैं, है ना? ये एक टाइप का नहीं दिखना चाहिए, है ना? बिल्कुल नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उसी तरीके से चीज़ों को आपको रखना है अपने। जी सर, जैसे हम रेगुलर लैंग्वेज यूज करते हाँ, हैं, रेगुलर लैंग्वेज बस ये कि जो आपके लोकल लैंग्वेज के वर्ड यूज़ नहीं करें, है ना? कि सिस्टमैटिक होनी चाहिए और खड़ी होनी चाहिए। हाँ, जैसे आप अर्चना जी जहाँ तक मैं समझ पाया था अर्चना जी, आप यानी कि जी सर। सतना जिले से हैं, है ना? जी सर, हाँ। तो वहाँ की आपकी जो लोकल लैंग्वेज है ना, यानी कि जो हाँ, हाँ सर। बघेली बोली जाती है, जी सर, हम बघेलखंडी हैं। हाँ, बघेलखंडी, तो वो बघेलखंडी नहीं बोलना है, जी सर। समझ रहे ना? वो हाँ, हाँ। बघेलखंडी नहीं बोलना है। फरीदा जी जैसे यानी कि इंदौर से हैं, तो उनको मालवी टच नहीं देना है, मतलब जो लोकल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है बस। जी सर। लोकल वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, कोई भी बोलें, बट आप लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ ना करें। सर मेरा एक और सर क्वेश्चन मेरा है। क्वेश्चन था सर। जी, राधेश्याम जी, हाँ। सर मेरा जो स्ट्रीम चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, तो मैंने 12th कॉमर्स से किया, उसके बाद फिर मैंने बीए किया, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस से किया और फिर मैं लाइब्रेरी साइंस में आया। तो सर ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही है कि इतना भटकाव क्यों है, इधर गए, इधर से फिर इधर आए, इधर से फिर इधर आए। बिल्कुल। तो सर जी सर, तो इसके लिए सर जैसे अगर मैं अपना मेरा आंसर बताऊं, तो मैं 12th करने के पश्चात सर मैंने बीए के साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की। उसके बाद सर मैं जब एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहा था, तब मैं जो विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ जाता था। तब मुझे सर लाइब्रेरी साइंस कोर्स के बारे में पता चला। फिर मैंने वहाँ के प्रोफेसर से बात की, वहीं पर सेंट्रल लाइब्रेरी के ऊपर ही पुस्तकालय सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, वहाँ के प्रोफेसर से बात की, वहाँ के स्टाफ से बात की, तो मेरा रुझान इस विषय की ओर बढ़ा सर। तो फिर मैंने पाया कि पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं करियर बनाता हूँ, तो किसी एक विषय तक के संकाय, एक विषय या एक संकाय तक ही मैं लोगों को ज्ञान पहुंचा सकता हूँ। लेकिन मैं लाइब्रेरी साइंस में अगर आता हूँ, तो विभिन्न संकाय के सदस्यों तक अपना जो है नॉलेज पहुंचा सकता हूँ और उनको नॉलेज उनके अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ सर। तो फिर सर मैंने बीए के बेस पे, ग्रेजुएशन के बेस पे बीए और एमलिट में प्रवेश किया सर। ठीक है। देखिए इसमें एक आपकी जो मेन काम करेगा ना, वो आपका यानी कि जैसे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो एक कहीं न कहीं हमारा ये भी कह सकते हैं कि मार्गदर्शन जो था ना प्रॉपर तरीके से समय पर नहीं हो पाया। इस वजह से मैं भटकाव की स्थिति में भी रहा। लेकिन बाद में जैसे-जैसे लोगों के संपर्क में आता गया और मुझे जो मेरा रुझान है इस तरफ यानी कि बढ़ता चला गया, और उस तरीके से जैसे आपने वो अपना बताया भी कि मैं यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी जाता था, प्रोफेसर से भी मिला, तो वो सारी चीज़ें मैं उनके इन्फ्लुएंस में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे वो करियर चुनने का यानी कि बन गया मकसद। ये ठीक है। मतलब वहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि आपका यानी कि कोई एक ऐसा वैलिड पॉइंट होना चाहिए, समझ रहे ना? अब वही मान लीजिए कोई ऐसा अच्छी किसी फैमिली से है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और वो इस टाइप की बात करता है, तो ये लगता है कि नहीं, ये मतलब कोई ऑथेंटिक बात नहीं हो रही, क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, ठीक है? ये जब आप मार्गदर्शन एक मिला था सर, सही बात है। हाँ, तो वही है ना कि वो समझ गए कि आपने जो बात की ना वो जस्टिफाई हो गई है।
तो वो आपकी बैकग्राउंड है और उस समय की जो आपकी सिचुएशन थी, उनको आपने रख करके अपनी बात को आगे बढ़ाया है, तो वो बिल्कुल सैटिस्फाई होंगे आपकी बात से। यही यानी कि वो देखना चाहते हैं वो। देखिए, इन बातों की कोई ऐसा परफेक्ट आंसर नहीं होता कि यही आप बोले। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं आप तो ये बोलना, यही परफेक्ट आंसर है। तो ये मेरा यानी था ना जो मैंने बताया, यही रियल चीज थी सर। जी, नहीं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग क्या है कि गाइड की जगह मिसगाइड करते हैं। मैं आपको बताने लगूँ कि नहीं, आपको ये मैं बता रहा हूँ, यही आप आंसर देना, यही परफेक्ट आंसर है। ये कभी नहीं होता है। परफेक्ट आंसर वो होता है जो आपकी सोच में शामिल है, जो आप बोलना चाहते हैं, वही आप बोलें। और उसके बाद हाँ, उसमें कुछ इनकी सुधार हो सकता है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। सर एक मार्गदर्शन की जो कमी रही सर, इसके अलावा और क्या सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, ये ठीक है। आपने बिल्कुल आप ये देखिए, इनका मैंने कहा ना कि कोई ऐसा परफेक्ट आंसर नहीं होता कि यही आंसर है। आपने जो अपनी सिचुएशन बताई ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो आपने बताया। ओके सर। चलिए। जी, जी, कौन प्रियंका जी, हाँ, प्रियंका। मेरा क्वेश्चन है सर, कुछ पूछते हैं कि आपने पीएचडी नहीं की है, और सर मेरा रीजन ये है कि मैंने पीएचडी में मेरे को एडमिशन लेना था, लेकिन पहले ही मेरा आदेश आ गया था मार्केट का कुछ दिन पहले, हाँ, और जो रिजल्ट था वो आया 2-3 दिन बाद। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और मुझे समय नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने इस वजह से एडमिशन ले लिया। हाँ, तो तो इसमें कुछ और भी जोड़ सकते नहीं, हैं क्या? बिल्कुल कुछ नहीं जोड़ना, आगे पीछे कुछ नहीं, सच्चाई सबसे अच्छी चीज़ होती है। अब जैसे ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँगी सर, उसके बाद मैं पीएचडी को आगे कंटिन्यू करूँगी। जी सर। है ना? इसको भी ऐड कर दीजिएगा कि जैसे ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सर। बनती हूँ, उसके बाद मैं पीएचडी के अपने वर्क को आगे बढ़ाऊँगी। और सर जैसे सर जब पीएचडी जो लोग रनिंग में होते हैं तो सर उनके पास कुछ अवार्ड्स रहते हैं सर, जी, मतलब जो किए हुए होते हैं और रनिंग वाले, तो जैसे सर यंग साइंटिस्ट अवार्ड, सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड, सर ऐसे करके सर बेस्ट रिसर्चर अवार्ड, तो वो लोग लिए हुए होते हैं, तो सर क्या उन अवार्ड्स को भी इंक्लूड करना है? बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। क्योंकि सर मेरे पास है। बहुत अच्छी बात है, आप उसको, और यदि किसी का पेपर पब्लिश हुआ है ना? किसी भी जर्नल में या किसी बुक में आपका लिखा गया है, तो उस चीज़ को भी आप उसमें अपना डालिएगा आप, है ना? हाँ सर पेपर भी है सर। बिल्कुल उसको भी लिखिएगा आप, है ना? उसको भी लिखिएगा। जी सर, लेकिन सर जो पेपर है सर हाँ, हाँ। वो हमारे कोर सब्जेक्ट जो पीएचडी का सब्जेक्ट है उसके नहीं है अभी, क्योंकि हमारी पीएचडी नहीं, सर अभी कुछ स्टार्ट हुई है। कुछ भी ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपके वो उससे रिलेटेड हो। कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी टॉपिक पर आपका पेपर पब्लिश हुआ है, किसी भी बुक में, हाँ जर्नल में, सर, कहीं भी, एरिया ऑफ टॉपिक टच होता है सर, बट पर्टिकुलर स्पेसिफिक टच नहीं होती। बिल्कुल आप पीजी का वर्क था सर वो बिल्कुल आप मेरा। डालिए, उसमें डालिए आप अपना। हाँ सर एक गड़बड़ी में से ये हुई थी सर कि उस टाइम पे सर मेरा मेरा तुरंत पीएचडी ज्वाइन हुआ था लास्ट ईयर। तो सर मैंने पीएचडी इंक्लूड नहीं की थी क्योंकि तब मेरे को मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना डिले हो जाएगा इंटरव्यू होते होते। ओके। तो सर आप भी इसमें से नया डैप बनाएंगे या फिर सर पूछेंगे तो सर हम उसमें उनको बता सकते हैं और अभी नए डैप में मेंशन कर देते हैं नए टैब में बिल्कुल कि मेंशन। हाँ, जी सर बिल्कुल। 2024 से पीएचडी हमारी स्टार्ट हो गई है और अभी तो आरडीसी वगैरह भी हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल बताइए उसमें। हाँ सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ? सर ये क्वेश्चन जो सर पूछो। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था कल वो मॉक है ना सर, हम लोग का फाइनल वो आपको यानी कि आपको बताया गया, वो उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल रहेगा आपका, है ना? सर वो 12 साढ़े 12 बजे ठीक है, आप अब स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कहा ना कि ये अपन बाद में भी चर्चा कर लेंगे, अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए, तो सर मेरा बीकॉम और उसके बाद में सर मैंने जो लाइब्रेरी साइंस में बीए और एमए किया उसमें सर 6-7 साल का गैप है सर। हाँ, अब वो सर गैप है, तो अब ये सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे, वो 99% पूछेंगे कि आपके 6-7 साल का गैप कैसे है, तो इसको सर परफेक्ट आंसर पॉजिटिव वे में क्या देना चाहिए? नहीं, वैसे तो सर आपने मुझे मार्गदर्शन नहीं मिला रही है, तो बात यही है। नहीं, 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 तो पहले सर मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, वहाँ पे मैं 2-3 बार फाइनल बैठ बाहर रह गया। हम्म, बाद